Hello guys, today we will discuss chapter number 5 of business study. The name of the chapter is organizing. So first of all we define the meaning of organizing. Organizing is the second main function of management. Organizing is the process of determining what activities are to be conducted, how the activities are to be grouped, how authority and responsibility are to be delegated. So according to main definition, organizing is the process of defining and grouping. Define करना और उनको group करना और उनको authority और responsibility भी देना. ऐसे ही अगर हम एग्जाम्पल लें कि a school plans to conduct annual function. All the teachers and the students are assigned different duties. Various resources are arranged. A coordinator is appointed to whom everyone will report for the work done and pending. This wall arrangement is known as organizing. Next are features of organizing. There are some features. Number one is division of work. डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. ऑर्गेनाइजिंग का बेस है ये. यहाँ पे क्या होता है कि द एंटायर वर्क ऑफ बिजनेस इन डिवाइडेड इनटू मैनी डिपार्टमेंट्स. जितना भी काम होता है यहाँ पे हम स्मॉल डिपार्टमेंट में इनको डिवाइड कर देते हैं. काम को डिवाइड करना. अगला आता है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या है? अमंग Coordination is establishing among different departments and different individuals. Coordination, harmony develop करना. Next आता है यहाँ पे common objective. Common objective. Common objective होगा तभी benefit होगा organization को काम करने के लिए. एक common direction में काम करेंगे सब. अगला आता है यहाँ पे machine of management. It is that machine which cannot afford even a single part, ill-fitted or non-functional. Next is translating plans. Next are importance of organizing. So number one is benefits of specialization. Organizing the whole work is divided into small parts. जो काम होता है उनको small parts में divide कर दिया जाता है और हर एक पार्ट का सेपरेट इंडिविजुअल भी होता है उसको संभालने के लिए. सो दैट द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन में भी अचीव, कि जिससे हमारा जो बेनिफिट है वो अचीव कर सके हम. नेक्स्ट आता है क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. इट स्पेसिफाई हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम. ये स्पेसिफाई ये करता है कि किसको, हु इज़ टू रिपोर्ट टू हुम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क अवॉइड करा जाता है. नेक्स्ट इज अपडेशन टू चेंज. ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट द चेंजेस डज नॉट इफेक्ट द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है कि सर्वाइवल और ग्रोथ को इफेक्ट ना करे कोई भी चीज़. ऐसे ही अगला आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Organization provides clarity about work activities each person has to perform. क्या किसको काम करना है और क्या रिजल्ट आना चाहिए, कितना काम करना है. ऐसे ही अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. Organizing involves delegation of work to the employee as per their competence, which enables to release their full potential. It helps them to grow and develop. Next is expansion and growth. Organizing offers numerous benefits to an organization. For an example, optimum utilization of resources, division of work, काम को divide करना, कम से कम सारे resources को use करना. इसके बाद आती है organizing की प्रोसेस. तो 4 स्टेप होते हैं. इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक ये रखेंगे, IDAE. आइडिया में होता है IDEA. इसको बस ए की जगह पहले कर देंगे, ई को बाद में कर देंगे, अपोजिट करना है एक दूसरे को. तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो गई. आई से हो गया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क. डी से हो गया डिपार्टमेंटलाइजेशन.
ए से हो गया असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज, ई से हो गया एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. सो नंबर 1 इज आइडेंटिफाइंग एंड डिवीजन ऑफ वर्क. आइडेंटिफाई करना और काम को डिवाइड करना. द वर्क सो आइडेंटिफाई इज डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स के बीच में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाएगा. प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क, अगर हम प्रॉपर वे से उसको डिवाइड कर देंगे तो जो वेस्टफुल एक्टिविटीज हैं वो अवॉइड होंगी. इंश्योर दैट नो वन पर्सन इज ओवरबर्डन. ये भी देखा जाएगा कि एक ही पर्सन या कितने भी पर्सन काम कर रहे हैं उनको ओवरबर्डन ना करना हो, ओवरबर्डन ना हो. इसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन. इसका मतलब होता है कि सिमिलर नेचर आर ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंट. सिमिलर नेचर के जो ग्रुप हैं वो एक डिपार्टमेंट की हो जाएंगी. जैसे कि एक्टिविटीज लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्पेयर पार्ट्स, स्टेशनरी आर गिवन टू परचेज डिपार्टमेंट. यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट में क्या क्या आ रहा है? स्टेशनरी आ रही है, रॉ मटेरियल आ रहा है. और ऐसे ही सिमिलरली द एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, रिसर्च, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स आर इन अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसके सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन रिसर्च आ गई, स्टॉकिंग ऑफ गुड्स आ गई. ऐसे ही जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही सिमिलर नेचर की यहाँ पे उनको काम दिया जाएगा. इसके बाद आता है ए से है असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज. यहाँ पे क्या होगा? दे हैव टू बी प्लेस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन. सच पर्सन्स कॉल्ड डिपार्टमेंटल हेड. उनको क्या कहते हैं हम? डिपार्टमेंटल हेड्स. जैसे कि परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर. व्हाइल असाइनिंग दिस ड्यूटी इट इज इम्पॉर्टेंट टू मैच द नेचर ऑफ वर्क एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ अ पर्सन. यहाँ पे हमें नेचर देखना है काम का कि मैच कर रहा है कि नहीं, और वो पर्सन ये काम को कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये देखना है. ऐसे ही जो लास्ट स्टेप है वो है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप. मीन्स इट इज एसेंशियल दैट ईच मेंबर इज टोल्ड दैट अ फॉर्म हु ही हैज टू टेक ऑर्डर है. कौन किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये उसको पता होना चाहिए. इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप ये कहता है कि कौन किसको काम दे रहा है और कौन किसको काम की रिपोर्ट देगा. नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन दो टाइप की होती है, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल. सो पहले फॉर्मल को समझते हैं. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन it creates deliberately by the top level management in order to release the organization objectives known as formal organization. कुछ फीचर्स होते हैं, यहाँ पे मैंने 4 फीचर्स लिखे हैं, मैं सारे फीचर्स पढ़ के बता रही हूँ. जैसे इट इज क्रिएटेड डेलिब्रेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट, इट डज नॉट emerge, it is created to achieve organization goals, it has formal channel of communication, it strictly follow the rules and regulation, it give importance to the work, ज़्यादा importance देता है काम को. फिर कुछ एडवांटेजेस और लिमिटेशन आती है. सो एडवांटेजेस में ये सिस्टमैटिक और स्मूथ रनिंग फंक्शन है, नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन है, नो चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है, एवरीवन नोज हिज अथॉरिटी, सबको अपनी अथॉरिटी का पता होगा, हु रिपोर्ट टू हुम ये भी पता होगा, रूल्स और रेगुलेशन है. कुछ लिमिटेशंस है जैसे अननेसेसरी डिले इन वर्क, लैक ऑफ इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा. ऐसे ही इनफॉर्मल आ जाता है. इनफॉर्मल क्या होता है? which is not established deliberately but comes into existence because of common interest, status and legions and common relations. So कुछ फीचर्स हैं इसके भी, यहाँ मैंने 4 फीचर्स लिखे हैं, मैं सारे पढ़ के बता रही हूँ. जैसे एक तो साइकोलॉजी, सेटिस्फेक्शन टू एम्प्लॉयज़ है. फिर यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी, नो रूल्स और रेगुलेशन है, पर्सनल है, नॉट डेलिब्रेटेड है. इसके बाद कुछ एडवांटेजेस आ जाती हैं. एडवांटेजेस में सबसे पहली है स्पीड फास्टर होती है, फुलफिल सोशल नीड्स है, फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, टॉप मैनेजमेंट कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज़. फिर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं जैसे र्यूमरस है, रजिस्टर चेंज है. ऐसे ही फिर अगला आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? मीन्स पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पोजीशन इन अ फर्म एंड अमंग द वेरियस पीपल ऑक्यूपाइंग द पोजीशंस.
फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का वो दो टाइप का होता है, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। सो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फंक्शनल को, जो कि ग्रुप किया जाता है फंक्शंस पे, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, और उनको एक सेपरेट डिपार्टमेंट में क्रिएट करना। अब जैसे कि इसको समझने के लिए यहाँ पे ये फंक्शनल का डायग्राम बना के दिया है कि क्या होगा। यहाँ पे हम फंक्शंस के बेस पे ही डिवाइड कर रहे हैं, जैसे शेयर होल्डर्स आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ गए, फिर जर्नल मैनेजर आ गए, फिर जर्नल मैनेजर में आगे पार्ट्स बांट दिए, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। फिर ऐसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आगे दो डिपार्टमेंट और बना दिए। ये एग्जाम्पल है समझने के लिए। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसकी सूटेबिलिटी क्या है, तो इसकी सूटेबिलिटी है व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज, जब बिजनेस का साइज लार्ज हो, व्हेन द स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड, व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट आर टू बी सोल्ड, जब वन प्रोडक्ट सोल्ड करना हो तब। इसके बाद ऐसे आ जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल में क्या है, डिवीजन ऑफ वॉल एंटरप्राइजेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, लाइक मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बात करें हो। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, इसका एग्जांपल समझना है तो इसके एग्जांपल को समझने के लिए ये डिविजनल स्ट्रक्चर आ गया। फिर शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जर्नल मैनेजर। और यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है अलग अलग, एक मेटल की और प्लास्टिक की। मेटल में भी आगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दी, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। प्लास्टिक का अलग बनेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे। और इसकी सूटेबिलिटी की बात करें तो इसकी सूटेबिलिटी होती है ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर, और जब बिजनेस का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो। अब इन दोनों का डिफरेंस समझते हैं एक बार दोबारा से। फंक्शनल में क्या होगा, हम इसको फंक्शन के बेस पे एनालाइज करेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट के बेस पे। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन ही यहाँ पे फंक्शन की होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन होगी। यहाँ पे डिफ़िकल्टी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा, यहाँ पे इजी टू असर्टेन डिविजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। यहाँ पे लेस एटोनॉमी होगा, यहाँ पे मोर एटोनॉमी होगा। यहाँ पे सूटेबल फॉर वन प्रोडक्ट कंपनी होगा, यहाँ पे सूटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट कंपनी होगा। अब हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। डेलीगेशन में क्या होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपरवाइजर टू सबऑर्डिनेट। ये सुपरवाइजर है, ये सबऑर्डिनेट है, बस इन दोनों में ही अथॉरिटी को दिया जाएगा। और इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है अथॉरिटी, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन अकाउंटेबिलिटी। तो अब इसको समझते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पे अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस। क्या है, पावर टू टेक डिसीजन, पावर होना इसके पास डिसीजंस को लेने की। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन जॉब, प्रॉपरली कर सके ये। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल, आंसरेबल, आंसरेबल द सबऑर्डिनेट टू हिज सुपीरियर। सबऑर्डिनेट यहाँ पे सुपरवाइजरी को आंसर करेगा उसके वर्क परफॉर्मेंस की, उसके वर्क परफॉर्मेंस की। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में है, अ प्रोडक्शन मैनेजर इज गिवन द टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 20 मशीन्स इन अ मंथ। ही डिवाइड हिज टारगेट अमंग 4 foremen, 5 machine each. At the end of the month, only 18 machines are produced. टारगेट कितने का था, 20 मशीन्स का। एट द एंड में कितनी बनी, 18 मशीन्स बनी। इन ईच केस प्रोडक्शन मैनेजर विल बी हेल्ड अकाउंटेबिलिटी फॉर नॉन कंप्लीशन ऑफ टारगेट। यहाँ पे जो मैनेजर है उस पे बात आ जाएगी कि जो कंप्लीशन था वो नहीं पूरा हुआ, जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ।
ही अगला टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे सिर्फ डेलीगेशन में 2 में बढ़ रही थी, अब डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स टू टेक सिग्निफिकेंट डिसीजंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इनका डिफरेंस समझते हैं। वहाँ पे सिर्फ 2 में अथॉरिटी दी जा रही थी, यहाँ पे अथॉरिटी सब में डिवाइड कर दी जाएगी। जैसे ये है, इसने इसको दी, इसने इसको दी, ऐसे ये सब में आगे डिवाइड कर दी जाती है। अब इनका डिफरेंस समझते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन का। तो डेलीगेशन का पर्पस क्या होता है कि बर्डन को रिड्यूस करना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि मोर एटोनॉमी देना सबऑर्डिनेट्स को। स्कोप क्या है? डेलीगेशन का स्कोप नैरो है और डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइडर है। और मीनिंग तो देख ही लिया कि डेलीगेशन का मीनिंग हो जाता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, 2 में ट्रांसफर हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, सारी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी को देना। ये एग्जाम्पल याद रखना कि ये सबको दे दी हमने अथॉरिटी, और डेलीगेशन में सिर्फ 2 के पास है अथॉरिटी। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।